गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या कारण है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। तो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैप में रशिया और यूक्रेन कहाँ देखने को मिलते हैं हमें। तो जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो हमें रशिया और यूक्रेन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो यूक्रेन है वो रशिया के साथ बॉर्डर अपना शेयर करता है। अब ये हमला जो रशिया ने यूक्रेन पे किया ये पहली दफ़ा नहीं किया, साथ इससे पहले भी इन्होंने साल 2014 में पहले भी एक हमला किया था जिसमें इन्होंने इसकी कुछ टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब हम इस मैप की हेल्प से जानने की कोशिश करेंगे कि रशिया ने आज जो अटैक किया वो कौन कौन सी जगहों पे उसने अटैक किया। सबसे पहले हम यूक्रेन की कैपिटल एरिया है, यहाँ पे रशिया की फोर्सेस ने अटैक किया है और ये अटैक उन्होंने एयरफोर्स के थ्रू किया है। उसके बाद ये एरिया जो है ये उन्होंने साल 2014 में ही कैप्चर कर लिया था पहले हमला करने के बाद इसमें। उसके बाद ये एरिया जो है ये सेपरेटिस्ट का एरिया है, तो ये इसे पहले रशियन बैक्ड करती है इसे सेपरेटिस्ट एरिया को पहले से ही, तो एरिया रशिया के प्रो में माना जाता है। उसके बाद बाकी जो इन्होंने अटैक किया वो ये वाले एरियाज़ हैं, मेन मेजर एरियाज़ जिस पे रशिया की एयरफोर्स ने अटैक किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया रशिया ने यूक्रेन की एयरफोर्सेस को और उनके बेसिस को। अगर हम इस मैप को ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि रशिया की आर्मी एक्चुअली कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो जब हम इस सिचुएशन से देखते हैं तो हमें यहाँ पे भी रशिया की आर्मी देखने को मिलती है और ये एरिया जो वो पहले कैप्चर कर चुकी है और इस एरिया में भी रशिया की आर्मी हमें देखने को मिलती है। वहीं पे रशिया ने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की हेल्प से उन्होंने यूक्रेन पे काफ़ी साइडें से हमला कर दिया और ये सारे एरिया जो हमें ये डॉट्स देखने को मिलते हैं वो सारे एरिया हैं जो आज रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है और उसे उसके एयरफोर्स की लगभग कमर तोड़ दी है। अब इस चार्ट की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। अब साल था 2008 का और 2008 में एक एग्रीमेंट एक डिसाइड होता है एग्रीमेंट कि फ्यूचर में कौन कौन से जो भी एक समिट में कहा जाता है कि कौन कौन से कंट्रीज़ फ्यूचर में नाटो को ज्वाइन करना चाहती हैं। तो साल 2020 में क्या होता है कि 3 कंट्रीज़ ये डिसाइड करती हैं कि हम लोग नाटो को ज्वाइन करने वाले हैं, तो जिसमें यूक्रेन भी उसमें एक कंट्री थी। अब हम थोड़ा सा नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की जो साल 1949 में बनाई गई थी। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद क्या होता है कि यूक्रेन ने क्या कर दिया, एक अलायंस बनाने की कोशिश करी कि वो क्या करेगा, नाटो को ज्वाइन करेगा यूरोपियन यूनियन के साथ। बट ये चीज़ रशिया को पसंद नहीं थी, तो रशिया ने बार बार रशिया के जो प्रेसिडेंट थे पुतिन, उन्होंने बार बार अवेयर किया यूक्रेन को कि वो नाटो को ज्वाइन ना करे। अगर वो ज्वाइन करेगा उसे तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। फाइनली हम लोग इस मैप से समझने की कोशिश करेंगे कि नाटो का यूरोप में कहाँ तक इन्फ्लुएंस है। अगर हम मैप देखें तो यहाँ पे हमें रशिया नज़र आ रहा है और रशिया के साथ में यूक्रेन नज़र आता है। मगर नाटो की फाउंडेशन हुई थी 1949 में। उसके बाद नाटो ने यहाँ से, क्योंकि वो अमेरिका में है तो और इस मैप में आपको अमेरिका नज़र नहीं आ रहा होगा, बट अमेरिका के साथ उसने क्या करा, यहाँ से ये सब एरियाज़ को जो हमें शेडेड में नज़र आ रहा है इस सब एरियाज़ को कैप्चर करता गया वो। उसके बाद 2000 के बाद अभी प्रेजेंट में ये सब एरियाज़ जिस पे नाटो का कब्ज़ा हो रहा है। अब ये नाटो अगर यूक्रेन इसका मेंबर बन जाता है तो ये नाटो एक्चुअली सारा ब्लॉक अमेरिका का बन जाएगा और अमेरिका का ब्लॉक बन जाएगा तो अमेरिका के अगेंस्ट है रशिया, क्योंकि रशिया और अमेरिका का इतना बायलैटरल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो रशिया ये नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर्स के बिल्कुल क्लोज तक नाटो आ जाए और नाटो आकर के अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग्स करना शुरू कर दे। अब ये रीज़न रहा, रशिया ने बार बार रशिया के प्रेसिडेंट ने उसे कहा यूक्रेन को कि वो नाटो के संपर्क में ना आए। तो फाइनली आज हमें ये कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। अब अगर हम इस दोनों देशों के पॉपुलेशन की बात करें कि कौन से देश में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो यूक्रेन की पॉपुलेशन पहले देखते हैं। तो यूक्रेन की पॉपुलेशन है 44 मिलियंस, तो वहीं पे रशिया की पॉपुलेशन है 144 मिलियन। तो पॉपुलेशन के हिसाब से रशिया इससे बहुत आगे है, एरिया के मुकाबले में भी रशिया इससे बहुत आगे। आइए अब हम लोग मिलिट्री के बारे में देखते हैं कि कौन सी कंट्री की मिलिट्री कितनी ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले हम ग्राउंड फोर्सेस की बात करें तो ग्राउंड फोर्सेस में हमें
ये जो रेड कलर में हमें नज़र आ रहा है ये रशिया और येलो कलर में ये यूक्रेन है। तो रेड कलर में अब रशिया की आप फोर्सेस देख सकते हैं, रशिया के पास कितनी फोर्स है, 8,50,000 यहाँ पे उनके पास जो एक्टिव फोर्स है अभी ग्राउंड फोर्स है। तो वहीं पे हम यूक्रेन के पास देखेंगे तो 2 लाख के करीब बनती है। अगर टोटल एयर फोर्स की बात करें तो एयर फोर्स में उनके पास एयरक्राफ्ट कितने हैं, रशिया के पास 4,173, तो वहीं यूक्रेन के पास ओनली 318। अगर मैं नेवल फोर्सेस की बात करूँ, नेवी की जो फोर्सेस हैं, तो नेवी में उनके पास नेवी फ्लीट कितने 605 और यूक्रेन के पास 38। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ टैंक्स की, यानी जो हमारे पास आर्टिलरी पावर होती है, तो वहाँ पे इनके पास 12,420 है, तो वहीं पे यूक्रेन के पास 2,596। फाइटर एयरक्राफ्ट्स में भी रशिया आगे, फाइटर एयरक्राफ्ट उसके पास रशिया के पास 772 एंड वहीं पे यूक्रेन के पास 69। उसके बाद इसी तरह से सबमरीन और बाकी चीज़ों में भी वो रशिया जो है वो यूक्रेन से आगे है। उसके बाद अगर मैं आर्मड व्हीकल्स की बात करता हूँ तो वो भी रशिया के पास ज़्यादा है। अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स भी रशिया के पास ज़्यादा है, डिस्ट्रॉयर्स भी रशिया के पास ज़्यादा है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हर एक चीज़ में रशिया यूक्रेन से आगे है। तो सिचुएशन के हिसाब से अगर नाटो इसके बीच में आ जाता है यहाँ पे यूक्रेन के फेवर में, देन रशिया दूसरी तरफ से फाइट करेगा और ये फाइट में भी हैम्पर कर सकती है वर्ल्ड पीस को, और इसका असर हमें आने वाले टाइम में दुनिया के दूसरे मुल्कों पे भी देखने को मिल सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।